स्कूल में हम सब ने समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ज़रूर पढ़ा है। और वो एक फॉर्मूला तो शायद सबको याद होगा, a² + b² = c²। इसे हमेशा पाइथागोरस का प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि ये सिद्धांत, ये थ्योरम पाइथागोरस के जन्म से सदियों पहले भारत में किसी को न सिर्फ पता था, बल्कि उसे बाकायदा साबित भी किया गया था। हाल ही में कक्षा 8 की एनसीईआरटी गणित की किताब में एक बदलाव हुआ है, जिसमें इस प्रमेय का श्रेय एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोधायन को दिया गया है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। बोधायन कौन थे, उन्होंने असल में क्या कहा था, और इस दावे के पीछे क्या ऐतिहासिक सबूत हैं। इसे इतिहास को फिर से लिखने की तरह नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक संतुलन को बहाल करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नाम बदलने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये गणित के वैश्विक इतिहास को एक नई और ज्यादा संतुलित नजर से देखने की कोशिश है। ये समझने का प्रयास है कि ज्ञान किसी एक जगह पैदा होकर पूरी दुनिया में नहीं फैलता, बल्कि ये अलग-अलग सभ्यताओं में अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से पनपता है। और आज हम देखेंगे कि भारत का इसमें कितना मौलिक और मजबूत योगदान रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति से मिलते हैं जिनके नाम पर यह चर्चा हो रही है। ये बोधायन थे कौन? हमारे स्रोत बताते हैं कि बोधायन एक प्राचीन भारतीय वैदिक विद्वान और गणितज्ञ थे जो लगभग 800 ईसा पूर्व में रहते थे। मतलब पाइथागोरस से करीब 300 साल पहले, क्योंकि पाइथागोरस का समय तो 570 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और उनका जो काम है वो बोधायन शुल्ब सूत्र नाम के एक ग्रंथ में मिलता है। ये यजुर्वेद का हिस्सा है। पर एक मिनट, शुल्ब सूत्र, इसका मतलब रस्सी के नियम हुआ, राइट? बिल्कुल। ये तो सुनने में किसी गणित के ग्रंथ जैसा तो नहीं लग रहा। ये नाम ही अपने आप में कहानी कह रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। शुल्ब का सीधा साधा अर्थ है रस्सी या डोरी। और ये बात ये गणित के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देती है। हम गणित को अक्सर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखे फॉर्मूलों से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ गणित का जन्म किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि पूजा की वेदी के पास रस्सी और खूंटों से हो रहा था। मतलब ये कोई दिमागी कसरत नहीं थी, इसकी एकदम। कोई व्यावहारिक वजह थी। एकदम। वैदिक कर्मकांडों में अलग-अलग आकार की यज्ञ वेदियां बनाने के बहुत कड़े नियम थे। कुछ वेदियां चौकोर होनी थीं, कुछ पक्षी के आकार की, और इन सब के लिए एकदम सटीक ज्यामितीय अनुपात यानी ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस की जरूरत होती थी। यहाँ सटीकता सिर्फ अकादमिक जरूरत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनिवार्यता थी। अच्छा। एक गलत कोण या गलत माप का मतलब था कि यज्ञ ही विफल हो सकता है। इसी दबाव ने, इसी जरूरत ने इस शानदार ज्यामिति को जन्म दिया, जहां रस्सी ही उनका स्केल, कंपस और प्रोटेक्टर सब कुछ थी। वाह, ये तो कमाल है। तो ये सिद्धांत किसी किताब में बंद फॉर्मूला नहीं था, बल्कि जमीन पर इस्तेमाल होने वाला ज्ञान था। तो फिर सबूत क्या है? बोधायन ने असल में कहा क्या था? क्या उन्होंने a² + b² = c² जैसा कोई फॉर्मूला लिखा था? फॉर्मूला नहीं, उन्होंने शब्दों में इसका सार बताया था। बोधायन शुल्ब सूत्र में एक श्लोक है जिसका अनुवाद कुछ इस तरह है। एक आयत यानी रेक्टेंगल का विकर्ण जो क्षेत्रफल बनाता है, वो उसकी दोनों भुजाओं, लंबाई और चौड़ाई द्वारा अलग-अलग बनाए गए क्षेत्रफल का योग होता है। ओके, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। विकर्ण जो क्षेत्रफल बनाता है, इसका मतलब है विकर्ण को एक भुजा मानकर बनाया गया वर्ग। हाँ। तो ये श्लोक कह रहा है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई पर बने वर्ग और चौड़ाई पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होता है। अरे, ये तो हूबहू a² + b² = c² है। बिल्कुल, ये बीजगणितीय लूप में a² + b² = c² का ही शाब्दिक निरूपण है। लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा गहरी बात है। बोधायन ने सिर्फ ये नियम बताया नहीं, उन्होंने इसे साबित भी किया। साबित भी किया? हाँ, और उनका प्रमाण किसी अलजेब्रा पर नहीं, बल्कि ज्यामिति की खूबसूरती पर आधारित था। अच्छा, तो उन्होंने बिना समीकरण के से साबित कैसे किया? ये तो सोचना भी मुश्किल है। तो उन्होंने, आप ऐसे सोचिए कि उन्होंने एक तरह की ज्यामितीय पहेली हल की। पहेली? मतलब? उन्होंने विकर्ण पर जो बड़ा वर्ग बना है ना, उसको कुछ खास तरीके से टुकड़ों में काटा। अच्छा। और फिर उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ा।
ओके। और ऐसे जोड़ा कि ये दिखाया जा सके कि वो टुकड़े लंबाई और चौड़ाई पर बने जो दो छोटे वर्ग थे उनको पूरी तरह से एकदम परफेक्टली ढक लेते हैं। ये कोई अलजेब्रा नहीं था, ये एक तरह का सुंदर और विजुअल प्रूफ था जो बिना किसी समीकरण के क्यों का जवाब देता था। ये तर्क आधारित प्रमाण का एक बहुत ही शुरुआती और मजबूत उदाहरण है, और ये ज्ञान सिर्फ सिद्धांत तक ही सीमित नहीं था। स्रोतों में बौधायन त्रिक यानी बौधायना ट्रिपल्स का भी जिक्र है, जैसे 3, 4, 5, 12, 13 और 8, 15, 17। एनसीईआरटी की किताब में अब इन्हें सही ही बौधायन त्रिक कहा जा रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स नहीं। और इन त्रिकों का महत्व बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को न केवल प्रमेय का सैद्धांतिक ज्ञान था, बल्कि वे इसके व्यवस्थित अनुप्रयोगों को भी समझते थे। वे जानते थे कि अगर 3, 4 और 5 यूनिट्स लंबी रस्सियों से एक त्रिभुज बनाया जाए तो वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? क्या? आज भी 2800 साल बाद दुनिया भर के बड़े और मिस्त्री जब किसी कोने को बिल्कुल 90 डिग्री पर बनाना चाहते हैं, हाँ, तो वे इसी 3, 4, 5 के नियम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। उनमें से ज्यादातर को शायद पता भी नहीं होगा कि वे एक प्राचीन वैदिक भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। तो ये साफ है कि बौधायन एक असाधारण विचारक थे। पर क्या वो अपनी इस खोज में अकेले थे, या ये किसी बड़ी परंपरा का हिस्सा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बौधायन कोई अकेले चमकने वाले सितारे नहीं थे। वो एक पूरी आकाशगंगा का हिस्सा थे। उनके बाद आपस्तंभ शुल्भ सूत्र जो लगभग 600 ईसा पूर्व का है, और कात्यायन शुल्भ सूत्र जैसे ग्रंथ भी आते हैं, जिनमें इसी ज्ञान को और आगे बढ़ाया गया और ज्यादा जटिल ज्यामितीय समस्याओं को हल किया गया। अच्छा। और ये परंपरा यही नहीं रुकी। ये शुल्भ सूत्रों से होते हुए बाद के महान गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय तक पहुंची, जिन्होंने बीजगणित और त्रिकोणमिति में क्रांतिकारी काम किया। सही है। ये निरंतरता इस धारणा को खारिज करती है कि भारतीय गणित केवल कर्मकांडों तक सीमित था। इसके विपरीत ये गहरी, तार्किक, व्यवस्थित और संचयी परंपरा को उजागर करता है। ठीक है। ये सब समझने के बाद मेरे मन में वही बड़ा सवाल बार बार आ रहा है। अगर ये ज्ञान इतनी स्पष्टता के साथ शुल्भ सूत्र में मौजूद था, तो स्कूल की किताबों में हम सब ने सिर्फ पाइथागोरस का ही नाम क्यों पढ़ा? ग्रीक गणित की कहानी यहाँ कैसे फिट होती है? बल्कि मैं इसे एक और नजरिए से देखता हूँ। क्या इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग सभ्यताओं ने एक ही खोज स्वतंत्र रूप से की हो? क्या ऐसे हमेशा एक को दूसरे से पहले की दौड़ के रूप में देखना जरूरी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। स्वतंत्र खोज की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन जब हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो हमें सबूतों को देखना होता है। यहाँ दो ऐतिहासिक बिंदु समझना बहुत जरूरी है। पहला, जैसा कि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, पाइथागोरस ने खुद कोई लिखित काम नहीं छोड़ा। कोई भी नहीं। जो कुछ भी हम उनके बारे में जानते हैं वो उनके अनुयायियों द्वारा सदियों बाद लिखी गई बातों से आता है, जबकि बौधायन का काम एक लिखित ग्रंथ के रूप में हमारे पास मौजूद है। और दूसरा बिंदु है वैश्विक संदर्भ का। अगर हम और पीछे जाएं, तो मेसोपोटामिया यानी बेबीलोन की एक मिट्टी की टैबलेट है प्लिम्पटन 322। ये लगभग 1800 ईसा पूर्व की है। 1800 ईसा पूर्व? मतलब बौधायन से भी 1000 साल पहले? हाँ, और उसमें भी ऐसे त्रिकों की एक लंबी सूची मिलती है। तो संख्याओं का ये खास रिश्ता बेबीलोन के लोगों को भी पता था। तो फिर बौधायन के काम में नया क्या था? यहीं पर सोच का फर्क आता है। देखिए, बेबीलोन के जो गणितज्ञ थे वो कमाल के प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे। उन्होंने देख लिया था कि 3, 4 और 5 जैसी संख्याओं के सेट में एक खास रिश्ता है, और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया। ये क्या का ज्ञान था कि क्या काम करता है। बौधायन का काम इससे एक कदम आगे था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या काम करता है, बल्कि उन्होंने एक सार्वभौमिक नियम दिया जो बताता है कि ये क्यों काम करता है। अच्छा। और उसे साबित भी किया है। प्लिम्पटन 322 में सिर्फ संख्याओं की एक सूची है, कोई सामान्य सिद्धांत या प्रमाण नहीं। और यही एक अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन को एक प्रमेय यानी थ्योरम बनाता है। सही है। तो मुद्दा ये नहीं है कि प्रमेय का मालिक कौन था,
बल्कि ये है कि किसने इसे सबसे पहले एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने रखा और उसका प्रमाण दिया। और इस मामले में मौजूदा लिखित सबूत दृढ़ता से बौधायन के पक्ष में है। ये बहुत साफ तस्वीर पेश करता है। तो अब इस पूरी चर्चा को आज के समय में वापस लाते हैं। एनसीईआरटी का ये फैसला, ये सिर्फ एक नाम को दूसरे से बदलना नहीं है, इसका असली महत्व क्या है? इसका शैक्षिक महत्व बहुत ज्यादा है। पहली बात, ये छात्रों को ये समझने में मदद करता है कि गणित किसी एक देश या संस्कृति की देन नहीं है। सही। ये एक वैश्विक मिलीजुली इंसानी कोशिश है जिसमें अलग अलग सभ्यताओं ने योगदान दिया है। ये यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देता है। दूसरी ओर शायद सबसे जरूरी बात, ये इस धारणा को तोड़ता है कि भारत केवल गणितीय विचारों का उपभोक्ता रहा है, ना कि एक निर्माता। इससे यह बात सामने आती है कि भारत की अपनी एक मौलिक और कठोर बौद्धिक परंपरा थी। क्या इस नजरिए को भारत में अकादमिक समर्थन भी हासिल है? हाँ बिल्कुल, ये कोई अकेली आवाज नहीं है। TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी NCSM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इस ऐतिहासिक तथ्य को मान्यता देते हैं और सालों से इस पर बात करते रहे हैं। यह कदम छात्रों में एक तरह का बौद्धिक आत्मविश्वास पैदा करता है। ये उन्हें सिखाता है कि उनका अतीत केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि प्रामाणिक बौद्धिक उपलब्धियों का एक ठोस इतिहास भी है। एकदम। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, हमारे स्रोतों के आधार पर बौधायन ने समकोण त्रिभुज के प्रमेय को पाइथागोरस से सदियों पहले प्रतिपादित किया। उन्होंने इसे सिर्फ बताया नहीं, बल्कि ज्यामितीय स्पष्टता के साथ साबित भी किया। और ये सब एक जीवंत और निरंतर भारतीय गणितीय परंपरा के भीतर हुआ। तो एनसीईआरटी का यह कदम ऐतिहासिक सटीकता की दिशा में एक जरूरी और स्वागत योग्य कदम है। इसे आप ज्ञान को उपनिवेशवाद से मुक्त करने यानी डीकोलोनाइजिंग नॉलेज की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी मान सकती हैं। दशकों तक हमारी शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के यूरोपीय स्रोतों पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया, जबकि अन्य महान परंपराओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या कम करके आंका गया। सही बात है। ये बदलाव उस असंतुलन को ठीक करने में मदद करता है। इसका मतलब यूरोप के योगदान को मिटाना नहीं है, बल्कि कहानी को और ज्यादा संपूर्ण और सच्चा बनाना है। बिल्कुल सही कहा। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। 17वीं सदी में फ्रांस में एक महान गणितज्ञ हुए, पियरे डे फर्मैट। हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा कनेक्शन बनता है। फर्मैट का अंतिम प्रमेय या फर्मैट्स लास्ट थ्योरम गणित के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सवालों में से एक है, जिसे हल करने में गणितज्ञों को 350 साल से ज्यादा लग गए। 350 साल? जी, और ये प्रमेय उन्हीं विचारों का एक सीधा विस्तार है जो बोधायन प्रकार के त्रिकों में छिपे हैं। ये कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, बोधायन का प्रमेय कहता है कि समीकरण a² + b² = c² के लिए पूर्णांक हल मतलब इंटीजर सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे 3, 4, 5। ठीक है। फर्मैट ने बस एक सरल सा सवाल पूछा, क्या घात यानी पावर को 2 से बढ़ाकर 3, 4, 5 या कोई भी ऊंची संख्या कर दें तो भी ऐसा हल मिलेगा? अच्छा। क्या a³ + b³ = c³ या a4 + b4 = c4 के लिए भी ऐसे ही पूर्णांक हल मौजूद है? और उन्होंने दावा किया कि 2 से बड़ी किसी भी घात के लिए ऐसा कोई हल मौजूद नहीं है। ये एक साधारण सा दिखने वाला सवाल है, लेकिन इसका जवाब वो आधुनिक संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी की बहुत गहरी समझ की मांग करता है। वाह! ये कनेक्शन हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारत की ज्यामिति में छिपे बीज सदियों बाद आधुनिक गणित की एक बिल्कुल नई और जटिल शाखा में जाकर अंकुरित हुए हैं। ये सोचने के लिए एक नया आयाम देता है कि ज्ञान की यात्रा कितनी लंबी और घुमावदार हो सकती है।